नमस्कार, रेड क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संभल किस तरीके से हिंसा की आग में जला, वहां पर पत्थरबाजी हुई, संभल में जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े किए। लेकिन अब संभल संभल रहा है, संभल संभल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, प्रशासन की कड़ी निगरानी थी, नमाजियों की नीयत डोले नहीं, यानी सम्मा में फिर से संभल में हिंसा की आग न लगे, इसके लिए बाकायदा खास तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई थी। ड्रोन की पैनी नजर रखी गई थी। लेकिन इन सब के बीच में जब संभल संभलने की कोशिश कर रहा है तो कुछ लोगों को यह तस्वीर अच्छी नहीं लग रही है। उनकी नीयत में अब भी खोट नजर आ रहा है और ऐसे लोग संभल की शांति को अशांति में बदलने के लिए हर वो कारनामा करने को तैयार हैं जो उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है। मौलाना तौकीर रजा नाम सुना होगा आपने। मौलाना तौकीर रजा आज जब जुमे की नमाज थी तो उन्होंने कहा कि हम निकल रहे हैं, संभल की तरफ कूच कर रहे हैं क्योंकि यहां पर अन्याय हुआ है। हालांकि मौलाना तौकीर रजा को बरेली में ही हिरासत में ले लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौलाना यहां पहुंचकर जब संभल संभल रहा हो तो ऐसी कौन सी आग में घी डालने का काम करना चाह रहे थे, ये उनकी नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, यहां तक बड़े नेता कह रहे हैं कि जो अधिकारी यहां पुलिस प्रशासन जुड़ा हुआ था वो सब आतंकी हैं और इस बीच 15 सदस्यीय डेलीगेशन कल संभल पहुंचने वाला है। सवाल यह है कि आखिर संभल पहुंच के करना क्या चाहते हैं, मिलना किससे चाहते हैं, क्या उन पत्थरबाजों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में जोड़ा। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि संभल में जो आग लगी, मस्जिद या फिर मंदिर, ये पूरी लड़ाई जब कानूनी लड़ाई है तो इसमें पत्थर का, अग्निकांड का, गोली का आखिर क्या काम है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट जाए। निचली अदालत को यह कह दिया गया है कि तब तक आप कोई फैसला ना लें जब तक मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में पहुंचकर इसकी सुनवाई नहीं शुरू हो जाती। वहीं सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, कोर्ट कमिश्नर ने यह कहा है, लेकिन चंदौसी कोर्ट में कहा गया कि सर्वे 8 जनवरी को ये जो रिपोर्ट है वो सामने रखी जाएगी। इन सब के बीच में नियत पर और नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी सरकार ये कह रही है कि किसी भी हाल में जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं उनसे ही तमाम वो चीजें वसूली जाएंगी ताकि उनको समझ में आए कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर खुद का कितना बड़ा नुकसान होता है। ये तमाम बातें योगी सरकार कह रही है, लेकिन विपक्ष है कि राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि बयानों का दौर खूब चला है, चलिए इन सब के बीच हम संभल की रिपोर्ट पर रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की तरफ जरा जल्दी से चल लेते हैं। बड़ी खबर क्या कह रही है? ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी महाराष्ट्र के महासचिव विनोद तावड़े जी का बड़ा बयान आया है। बयान में उन्होंने कहा कि शिव प्रेरणा यात्रा के कारण ही महायुति को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। डॉक्टर सुरेश चाणके जी ने शिव प्रेरणा यात्रा निकाली थी घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र के लिए। उन्होंने प्रण लिया और ये महत्वपूर्ण यात्रा जिसका बड़ा असर दिखाई दिया नतीजों में, महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को जबरदस्त मैंडेट मिला और खासतौर से जो जीत हासिल हुई उसके लिए डॉक्टर सुरेश चाणके जी की शिव प्रेरणा यात्रा को ही आधार माना है। महाराष्ट्र बड़े बीजेपी नेता हैं, महासचिव हैं विनोद तावड़े, जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शिव प्रेरणा यात्रा का ही ये असर है कि हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई और महायुति को बड़ी जीत मिली। क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा प्रेरणा यात्रा जो डॉक्टर सुरेश चाणके जी ने निकाली, उसका इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया लाभ हुआ। लोगों को अपना मन किस दिशा में ले जाना है इसकी स्पष्टता उनकी इस यात्रा से आई, ऐसा मैंने तो अनुभव किया। युवा प्रेरणा यात्रा जो डॉक्टर सुरेश चाणके जी ने निकाली, उसका इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया लाभ हुआ। लोगों को अपना मन किस दिशा में ले जाना है इसकी स्पष्टता उनकी इस यात्रा से आई, ऐसा मैंने तो अनुभव किया। युवा प्रेरणा यात्रा जो
डॉक्टर सुरेश चौहान की जिन्हें निकाली, उसका इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया लाभ हुआ। लोगों को अपना मन किस दिशा में ले जाना है इसकी स्पष्टता उनकी इस यात्रा से आई, ऐसा मैंने तो अनुभव किया। युवा प्रेरणा यात्रा जो डॉक्टर सुरेश चौहान की जिन्हें निकाली, उसका इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया लाभ हुआ। लोगों को अपना मन किस दिशा में ले जाना है इसकी स्पष्टता उनकी इस यात्रा से आई, ऐसा मैंने तो अनुभव किया। तो विनीत तावड़े जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अनुभव किया कि किस दिशा में लेकर जाना है महाराष्ट्र के चुनाव को, इसका एक बड़ा आधार शिव प्रेरणा यात्रा बनी है, उसका अनुभव उन्होंने किया। मनीषा जोशी सीधे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। मनीषा, बड़ी बात कहकर गए हैं विनोद तावड़े जी, शिव प्रेरणा यात्रा जिनके द्वारा प्रेरणा ली गई हिंदवी स्वराज के प्रणेता, और उनकी प्रेरणा से ये शिव प्रेरणा यात्रा महायुति के जीत का आधार बना। मनीषा जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी ने एक बड़ा बयान अभी इस वक्त दिया है। उन्होंने कहा है धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की जो शिव प्रेरणा यात्रा है और महायुति की जीत के लिए जो है सबसे बड़ा जो है ये लाभ का कारण है। इसके साथ ही विनोद तावड़े ने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र की जनता का जो मन है वो सही रास्ते में लेके जाने के लिए, वो स्पष्टता के लिए जो है शिव प्रेरणा यात्रा ही वो कारण है जिस वजह से जो महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट देखा, स्पष्ट रास्ता उन्हें मिला है कि कहाँ किस रास्ते को चुनना है। इसके साथ ही विनोद तावड़े जी ने ये भी कहा है कि यह मेरा अनुभव है शिव प्रेरणा यात्रा का, उनका पर्सनल अनुभव है, ऐसा उनका कहना है। पर्सनल अनुभव है, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन इतना जरूर है कि महत्वपूर्ण बातें जो वो कह के गए कि अगर ये यात्रा नहीं होती तो हिंदुओं को समझ में भी नहीं आता कि एकता में ही संगठन में ही और एकता में ही वो जीत नजर आती है जो बड़ी जीत महायुति को मिली है। मनीषा जी बिल्कुल, कई बातें हैं जिन्होंने जो है महाराष्ट्र के हिंदुओं को जो है जागरूक किया है, जैसे कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इसके साथ ही जो है डॉक्टर सुरेश चौहान के की जो शिव प्रेरणा यात्रा है उन्होंने जो है बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र के हिंदुओं को जगाया है। शिव प्रेरणा यात्रा का जो प्रभाव है महायुति की जो प्रचंड जीत हुई है उस पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा है और इस पर जो है अभी बड़े बड़े नेताओं का जो है बयान आना भी शुरू हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो है शिव प्रेरणा यात्रा का जो है सकारात्मक जो प्रभाव है जो महायुति की जीत पर पड़ा है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। बीजेपी महाराष्ट्र के महासचिव विनोद तावड़े जी का ये बड़ा बयान जो आपने सुना कि शिव प्रेरणा यात्रा ही आधार बनी महायुति के जीत के लिए, और ये जीत अपने आप में प्रचंडतम थी क्योंकि इसी शिव प्रेरणा यात्रा का एक बड़ा आधार था हिंदुओं को संगठित करना, उन्हें जगाना। हिंदू जागा, उसका बड़ा असर हुआ, और घुसपैठिए डरे, उसका भी ये बड़ा असर हुआ कि महायुति को बड़ी जीत मिली है। चलिए अब अपने मुद्दे की तरफ वापस लौटते हैं, और बात हम क्योंकि संभल की कर रहे थे, जहां पर आज जुमे की नमाज और इस जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई। संभल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो संभल को संभलने नहीं देना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं, आइए जरा ये रिपोर्ट और चंद बयान तीरों के जरिए समझते हैं कि आखिर हम क्यों उनकी नीयत पर यह बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे
और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। अब पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करें कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। मेरे ख्याल में ये सब सोचनी चाहिए। मुझे लगता है कि संभल में जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हिंसा हुई है, जो कुछ लोग वहाँ उसमें मरे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। हमें शांति चाहिए। हमें इसी तरह का अगर जो मंदिर मस्जिद के बारे में जो भी विवाद है, ये विवाद कोर्ट में जो फैसला है फैसला हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और वहाँ शांति रखनी चाहिए। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसको मंजूर करना चाहिए। जिस तरह अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विषय था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद वो पूरा क्लियर हो गया और मुस्लिम लोगों ने भी उसके लिए सपोर्ट किया कि भाई वहाँ मस्जिद के पहले वहाँ राम मंदिर था। इसलिए मुझे लगता है कि इसी तरह जो अंडरस्टैंडिंग से काम होना चाहिए और विवाद नहीं होना चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से, उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर सर्वे रिपोर्ट पेश हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति की। 20 नवंबर को संभल में हुई हिंसा पर कोर्ट में सुनवाई हुई तो विपक्षियों को मौका मिल गया आधी अधूरी ज्ञान का बखान करने का, जिसके जो मन में आया सो मीडिया के कैमरे पर कह दिया। कोर्ट ने कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट सीक्रेटिवली रखी जाएगी, यानी सर्वे की रिपोर्ट रखने में पूरी तरीके से सीक्रेसी बरती जाएगी। विपक्षी समझे कि कोर्ट का मानना है कि सर्वे को ही रोक दिया जाए। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने तो पूरी हिंसा का आरोप ही यूपी सरकार पर मढ़ दिया। कहा कि जहां जहां बीजेपी हारती है वहां वहां हिंसा कराती है। तो साहब, ये वीडियो सबूत क्या झूठे हैं? सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि पत्थर उठाने वाले के सिर पर टोपी थी या गले में भगवा गमछा था। एक और भड़काऊ मौलाना जो खुद को इस कहानी का हीरो समझते हैं, नाम है मौलाना तौकीर रजा, कोर्ट की सुनवाई से पहले बोले कि मैं तो आज संभल जा रहा हूँ। संभल में जितने वहाँ पुलिस अधिकारी हैं, जानबूझकर वहाँ के मुसलमानों की हत्या की गई है। संभल को आग में झोंकने की कोशिश की गई है और संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश थी। तो इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच में जो मुजरिम पाए जाए उन्हें माकूल सजा मिलनी चाहिए। साजिश इसमें बराह रास्त नरेंद्र मोदी की साजिश है, बराह रास्त
उस जज पर दबाव बनाया गया है। इसी उम्मीद से गए थे कि वहाँ से हमें फैसला मिलेगा। हमने SLP डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। उससे हम सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच, सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ। यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जाँच हो ही नहीं सकती। उनके रहते तो और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए। पढ़ने वाले भी आपके हैं, पढ़ाने वाले भी आपके हैं, अखबार भी आपका है, जो चाहे छाप दे, जो चाहे फैसला दे दे। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि कोई मुकदमा दायर होता है, अगले दिन उस पर आदेश आ जाता है, सर्वे का आदेश हो जाता है और रिपोर्ट भी दाखिल हो गई, अब फैसला भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इतना आनन फानन में क्यों किया जा रहा है। शायद फैसला जो आप सोच रहे हैं वही होगा। समाजवादी पार्टी उलेमाओं के साथ और हमारे जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ उनके साथ है। हालांकि पुलिस ने बरेली में ही तौकीर रजा को रोक दिया, हिरासत में ले लिया गया तौकीर रजा को। कारण है कि जिस भड़काऊ भाषण की शय पर हिंसा भड़की और 5 लोगों की मौत हुई, वैसा ही रिस्क दोबारा क्यों लिया जाए। अब इतना तो आज का ब्रेक था, मगर संभल की जामा मस्जिद के नाम पर भड़की आग क्या सिर्फ जमीन की मांग को लेकर थी? इसे समझने के लिए जरा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क 19 नवंबर को जब पहली बार सर्वे की टीम पहुंचती है तो उसके बाद बयान देते हैं कि वहां मस्जिद थी और रहेगी, कोई हमसे इसे छीन नहीं सकता। लोगों को जूनियर वर्क साहब ने खूब भड़काया। जनता के बीच अमन की बात करने वाली शख्सियतों ने क्लेश मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नतीजा, पूरी प्लानिंग के साथ जब सर्वे के लिए टीम दोबारा पहुंची तो बड़े बड़े अधिकारियों के सामने थे नाबालिग बच्चे, बुर्के में छिपी औरतें और सबके हाथों में थे पत्थर और विस्फोटक हथियार। सीसीटीवी इस बात का प्रमाण है कि हिंसा का प्लान 19 नवंबर से ही बन रहा था, जिसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन 24 नवंबर को हुआ। नतीजा, संभल हिंसा की आग में झोंक दिया गया, 5 लोगों की मौत हो गई और अब राजनेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। मगर इसके पीछे जिहाद की वही पुरानी कहानी है कि मजहब की आड़ में काफिरों का सिर कलम कर दो, एक आध अपना जाता है तो भी जाने दो। इस बीच एक और कहानी खुलकर सामने आती है, जिसमें संभल में लगी आग के पीछे अलकायदा मॉड्यूल का हाथ नजर आता है। लेकिन जिहादी प्लस आतंकी का जो फॉर्मूला चल रहा है वो शायद ये भूल चुके हैं कि ये योगी का यूपी है। यहाँ गुंडे, माफिया, जिहाद या आतंकी किसी को भी बख्शा नहीं जाता। यूं तो योगी का यूपी है, यहाँ मुजरिम को VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अब सर्वे की रिपोर्ट को सीक्रेट रख लिया गया है। सुनवाई अब 8 जनवरी को भले ही होगी, लेकिन कार्रवाई तो चलती रहेगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि योगी की पुलिस अब संभल के जिहादियों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ कल खास तौर से समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल पहुंचने वाला है। सवाल ये भी है कि संभल को संभालना है या संभलते हुए संभल में आग में घी का काम करना है, ये तो तय जनता ही कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो संभल को संभालना है या संभलते हुए संभल में फिर से आग में घी का काम करना है, ये तय करना है और यही तय कराएगा नियत और नीति को। आइए आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। स्वागत करते हैं, बड़ा पैनल हमारे साथ आज जुड़ रहा है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही साहब हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आदेश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष अशोक तिवारी जी रखेंगे। हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्म गुरु अजय गौतम जी हैं। मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फॉर्मर ACP वेद भूषण जी भी हमारे साथ इस पैनल में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजी साहब आपके साथ शुरुआत करती हूँ।
संभलता हुआ संभल, ये अच्छा नहीं लग रहा क्या मौलानाओं को? जब संभल में सब कुछ शांत हो चुका तो आखिर संभल कूच करने की क्या जरूरत? ये कहने की बार बार क्या जरूरत कि प्रशासन ही जिम्मेदार? ये कहने की क्या बार बार जरूरत कि अधिकारी आतंकियों जैसा काम कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है? सब कुछ तो न्याय की परिपाटी में ही हो रहा है ना। कानून की दहलीज तक जब मामला पहुंचा हुआ है तो इतना मन अशांत क्यों हो रहा है? हाजी साहब। हाँ लवनी जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने मौलाना साहब का नाम लिया, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज हाजी साहब का। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है लवनी जी? आ रही है। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ मैं कह रहा था लवनी जी, जिस तरीके से आपने मौलाना साहब के बारे में कहा, तो मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है और मौलाना साहब कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि मौलाना साहब ने जो बयान दिया, लेकिन आखिर मस्जिदों के नीचे जिस तरीके की बातें आती है सर्वे करने की, ये दरगाहों के सर्वे करने की, लेकिन लवनी जी कभी एक बात आपने गौर करिए ना, तो कभी गरीबी महंगाई रोजगार, कभी इनका सर्वे नहीं होगा। सर्वे होगा सिर्फ मस्जिद और ईदगाह का, दरगाह का, इनका सर्वे होता है। एक छोटा सा देश राफेल बनाकर पूरी दुनिया नहीं, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे आप लोग, मैं आप ही की पूरी बात सुनूंगी। आप तो अमन, भाईचारा इसकी बात करते हैं ना। तो अगर किसी सर्वे से अमन की तस्वीर क्लियर हो जाती है, अगर किसी सर्वे से भाईचारे की तस्वीर स्पष्ट हो जाती है, तो होने दीजिए ना। सर्वे से दिक्कत क्यों है आप लोगों को? हाँ लवनी जी देखिए, बात पूरी सुन लीजिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए सर्वे होना कोई दिक्कत नहीं, देखिए कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जो बात मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था एक छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया में तहलका मचा दे, और आज भारत के अंदर सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करे जा रहे। मुझे याद आ जाते हैं मुल्क के वजीर आजम की वो बात जो विदेशों में जाके कहते हैं कि ये बुद्ध की धरती है। अगर इस बुद्ध की धरती के अंदर अगर सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिरों का निर्माण हुआ है। अरे तो सर्वे करने तो दीजिए, आप तो सर्वे ही नहीं करने देते। आपने कहा कि कोर्ट की तमाम बातों को माना जाता है, कोर्ट का आप सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान होता है? अगर कोर्ट सर्वे के लिए हामी भरता है तो फिर वो सर्वे हो जाने दीजिए ना। आप तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदों का सर्वे क्यों ना हो? ये भी इस देश ने देखा है कि किस तरीके से आक्रमणकारी यहाँ पर आए थे, मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदों का निर्माण हुआ। अगर सर्वे होकर वो सच सामने आ जाता है तो दिक्कत तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो नहीं होनी चाहिए, अगर वो हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को मानते हैं तो। देखिए मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, फिर कह रहा हूँ भारतीय मुसलमान को तो फिर भारतीय, जब भारत जुड़ जाता है तब तो भारतीय मुसलमान को इस सर्वे से तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। हाजी साहब। हाँ सुन तो गौतम साहब, मैं आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। हाँ देखिए, यहाँ सर्वे होने के बाद कह रही है, बड़ा जोर डाल लिया सर्वे की बात है। देखिए कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से आदेश आया, आनंद फानन में आदेश आया, देखिए वहां तक कोर्ट की तरफ से, लेकिन कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हाजी नाजिम। लेकिन ये बात जरूर कहता है कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि निचली अदालत के लिए बड़ी गौर फिक्र की बात है, कहीं ना कहीं संदेह होता है इस तरीके के मामले में। मतलब आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? आप सरकार को तो सवालों के घेरे में रख रहे थे, आप प्रशासन को, अधिकारियों को रख रहे थे, अब आपको कोर्ट से भी, अगर कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है तो विश्वास आखिर किस पर है? ये पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अजय गौतम जी को जरा लेकर आइए। अजय जी, आपने सुना इतनी देर में सर्वे पर मैं पूछती रही कि सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बुद्ध की धरती और तमाम बातें बता दी, लेकिन सच्चाई तो सर्वे के बाद ही समझ में आएगी ना। अगर मुस्लिम पक्ष ये बार बार कहता है कि हम अमन की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, तो ठीक है, भाईचारे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं ना। ये पत्थर उठाने की जरूरत क्या, ये गोली चलाने की जरूरत क्या? अजय गौतम जी। देखिए लवलीन जी, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ यूपी पुलिस की कि उन्होंने जो दंगाई थे उन पे प्लास्टिक की गोली चलाई। उन्हें असली गोली चलानी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं, जो दंगाई थे उन्हें प्लास्टिक या रबड़ की गोली की बजाय उन्हें चाहिए था कि असली गोली का प्रयोग करते, ताकि दंगाइयों को अच्छा सबक मिलता। जो लोग देश के अमनों में, जो देश की न्यायिक प्रणाली पे भरोसा नहीं करते, कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करते, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाते हैं, उनको रबड़ की गोली से नहीं डील करनी। उन्हें रबड़ की गोली से डील नहीं करना, उन्हें सच की गोली से डील करना है।
जो गोलियां भारत सरकार के खजाने में बहुत है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये जो नाजिम खान बैठे हैं, भाई तुम्हारी बारी में मैं नहीं बोला था ना, आप चुप रहो ना, मेरी बारी में मेरी लिंचिंग मत करो ना। शब्दों से आप भड़काने वाली बात कर अरे मेरी बारी है, मुझे बोलने दो ना भाई। यहाँ पे अब ये देखिए मेरी बारी में बोलने पड़ेंगे। अब ये मेरी बारी की लिंचिंग कर रहे हैं। लवलीन जी चुप कराओ, इनके जिहादियों को चुप कराओ प्लीज। हाजी साहब एक सेकेंड, उनकी बात हो जाने दीजिए, आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा, पूरी सुन तो लीजिए, आपत्ति दर्ज करने का मौका दे दूंगी मैं जल्दी से। अजय गौतम देखिए दूसरी बात ये है, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई चीज नीट एंड क्लीन है, कोई मेरे घर का सर्वे करना चाहता है तो मैं कहूंगा सुबह भी करे, दोपहर में भी, रात करे, अगर उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बार बार सर्वे से भागना, बार बार कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना, बार बार कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले करना, ये बताता है कि ये नहीं चाहते कि लोगों को सच्चाई सामने आए, ये नहीं चाहते लोगों को सच पता चले कि वहां पर हरिहर का मंदिर था। ये लोग नहीं चाहते कि लोग जाने की वास्तव में जो पूजा पद्धति थी वो हिंदुओं की थी और उसके अंदर गैर कानूनी तरीके से वहां पर एक गैर कानूनी ढांचे को शामिल कर दिया गया। मैं नाजिम खान से सिंपैथी रखता हूँ। ये रोहिंग्या मुसलमान लेकिन हाजी साहब आप इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो आतंकी है, जो दंगाई है, उसकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी ना। एक सेकंड गौतम साहब, अजय गौतम जी एक सेकंड अजय गौतम जी, हाजी नाजी साहब, आरती तो नहीं उतारी जाएगी ना किसी आतंकी या दंगाई की। अगर कोई दंगा करता है तो उसके ऊपर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे ना। ठीक है, अजय गौतम जी ने एक कदम आगे जाकर बोला, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं दंगाइयों को, उनकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी, उन पर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे ऐसे दंगाइयों पर। क्या पुलिस का राइट बनता है कि मुसलमानों को गोली मारेंगे? मैं उस बात को अरे पहली बात तो प्रूफ लेकर आइए हाजी साहब, अभी तक प्रूफ नहीं है कि गोली पुलिस ने चलाई या उन नकाबपोशों ने चलाई जिनको वहां पर पहुंचाया गया था संभल को शांत करने के लिए। अशोक तिवारी जी, ठीक है, अशोक तिवारी जी और अश्वनी जी, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल होगा। अशोक तिवारी जी, पहले आपके पास, सीधे तौर पर संभल को संभलने की हर कोई बात कर रहा है, आप लोग भी ये कह रहे हैं कि संभल को संभाल लेना चाहिए, लेकिन संभलते हुए संभल को क्यों आप बेकाबू करना चाहते हैं? डेलीगेशन आखिर पहुंचकर किससे मुलाकात करना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं वहां पहुंचकर? अशोक तिवारी जी। सर्वप्रथम मैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय पर एक अच्छा आदेश और अपना गाइडलाइन जारी किया, जिससे कि स्थिति को संभालने में काफी कामयाबी मिलेगी और स्थिति संभलेगी। सच्चाई यह है कि जो है निचली अदालत ने जो भी आनन फानन में जल्दी में जो भी फैसला किया था, उसको भी हाई कोर्ट अब निगरानी करेगा। हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, हाई कोर्ट समझेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजों पर विचार करेगा और विचार करके जो है आगे फैसला देगा। सच्चाई ये है, स्थगित कर दिया गया है आदेश को, और ये भी सच्चाई है कि जो रिपोर्ट सर्वे की है वो भी लिफाफे में बंद करके सील बंद लिफाफे में स्थगित किया गया है, रोका बिल्कुल नहीं गया है। थोड़ी देर के लिए रोक, एकदम से खत्म नहीं किया गया। आप लोग जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, खत्म नहीं किया गया, थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। इंटरिम स्टे है, इंटरिम स्टे लगा हुआ है, बिल्कुल। जी लावनी जी, प्लीज मेरी बात को समझिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने स्थगित करने की बात कही है। मैंने ये कहा कि उन्होंने संभाला है स्थिति को, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वागत की कर रहा हूँ, तो मुझे स्वागत नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, स्वागत कर लीजिए, लेकिन भड़काइए भी तो मत। एक तरफ आप कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं और कल पहुंच रहा है आपका डेलीगेशन, रुक जाइए ना। जब कोर्ट पर इतना भरोसा है तो डेलीगेशन जाकर करेगा क्या? हमारा डेलीगेशन पहुंचेगा। हमारे डेलीगेशन में कौन है पहले ये देखिए। लोकतंत्र है ये। अरे भाई साहब, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे यहाँ की न्यायपालिका। तो आप बार बार अगर कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं तो उस कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, प्रक्रिया आगे बढ़ने दीजिए, तब पहुंचता आपका डेलीगेशन। आखिर डेलीगेशन को इतनी बेचैनी क्यों है सपा को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका काउंटर आंसर मैं अश्विनी जी आपके साथ लेना चाहती हूँ। तो संभल के सच का पोस्टमार्टम हो रहा है नमाजियों की नियत पर, और यहाँ पर जिस तरीके से आग भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनकी नियत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए, अश्विनी शाही साहब, ब्रेक से पहले आपने अशोक तिवारी जी को सुना होगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि भाई कोर्ट पर भरोसा है, तो कोर्ट का प्रोसीजर आगे होने दीजिए। ये डेलीगेशन पहुंचकर क्या करना चाहता है ये अभी क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं तिवारी जी। लवनी जी, तिवारी जी क्लैरिफाई कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आग इनकी लगाई हुई है। उस हरि मंदिर में 2012 के पहले पूजा होती थी, शादी ब्याह के फंक्शन होते थे।
आप समय देंगे तो बोलूंगा। इन्हीं के सांसद जो अशोक तिवारी जी के सांसद हैं, शफीकुर रहमान वर्क इस समय नहीं रहे, उनके पोते हैं, उन्होंने ही उनके हस्तक्षेप के बाद वहां पर रोक लग गई पूजा और शादी व्यवहारों में। और हमारा, अगर मैं कह रहा हूं कि हम न्यायपालिका के थ्रू जा रहे हैं, हमने तो कहीं किसी को कुछ कहा नहीं कि भाई हम जबरदस्ती, हमारे घर पर आपने कब्जा कर लिया है तो हम आपको जबरदस्ती नहीं निकाल रहे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम न्यायपालिका के पास गए हैं, सर्वे हो जाने दीजिए, सर्वे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है लावनी जी, जब राम मंदिर विवाद चल रहा था उस समय विश्व हिंदू परिषद ने कहा था मुस्लिम पक्षकारों से कि भाई हमको राम मंदिर, मथुरा और काशी दे दीजिए, हम किसी पर क्लेम नहीं करेंगे। इन लोगों ने नहीं दिया, कोई बात नहीं हुई। तो भाई अब हमारे कम से कम जानने का तो अधिकार है कि यहाँ पर किस आक्रांता ने कौन सा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, क्यों जो भी मस्जिद तोड़ी है वहां मंदिर निकलता है, और ये लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम तो सिर्फ न्यायालय के ऊपर भरोसा करते हुए, भारत के संविधान पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संविधान पर तो भरोसा करना होगा ना, न्यायालय पर तो भरोसा करना होगा। और हिंदू अगर चाहता है कि उसको सच से उसका सामना हो जाए तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं चाहती, क्यों उस सच पर अभी पर्दा पड़ा रहे? एक हिंदू चाहता है कि उसे पता हो कि उसका कहां कहां मंदिर था, कहां कहां आक्रांताओं ने आक्रमण किया। एक हिंदू को यह अधिकार है जानने का, और वो भी हिंदुस्तान में रहते हुए। अशोक तिवारी जी, देखिए लावनी जी, बहुत विनम्रता से अपनी बात रख रहा, मुझे बोलने अशोक जी और शाही जी को आमने सामने कर दीजिए जी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो है पहले दिन सर्वे हुआ, कोर्ट ने जैसे भी आनंद फानंद में अपना आदेश जारी किया, सर्वे हुआ, बहुत ही शालीनता सर्वे हुआ, शांतिपूर्ण सर्वे हुआ। दोबारा जब सर्वे 24 तारीख को करने गए सर्वे टीम, तो साथ में कुछ लोगों को, उपद्रवियों को लेकर के नारे लगवाए। नारे लगवाने से प्रूफ कहाँ है? प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ कहाँ है? आरोप तब लगाए जाते हैं जब प्रमाण होता है, वो प्रमाण अभी तक सामने आप लोग रख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं जी। और सच्चाई यह है कि नियंत्रण नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी के IT सेल का मामला है, अखिलेश यादव जी का मामला है, ओवैसी जी का, ये अफवाह फैलाना इन लोगों का काम है। इन 3-4 लोगों ने अफवाह फैलाया है, कहीं कोई ऐसा नहीं है नारे लगाए गए, सबको बता दिया गया है, कोई नारा नहीं लगा था। प्रमाण आपके पास है नहीं, सिर्फ आएंगे और पत्थर चलवाएंगे, जाकर वहां लोगों को भड़काएंगे। आपके सांसद और आपके विधायक का जो व्यक्तिगत झगड़ा है वो सामने निकल कर आ गया है। ये सारा आग जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगाया हुआ है। तिवारी जी बोलिए। की मंशा ठीक नहीं है। सरकार ने कोई कार्रवाई ऐसे प्रशासन पे नहीं की है जो नियंत्रण नहीं कर पाया, स्थिति पे काबू नहीं कर पाया। आज स्थिति बेकाबू हो गई। आज सर्वोच्च न्यायालय को बीच में दखल देना पड़ा है। दूसरा आया क्या अमन बनाए रखने का करने? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काबू में किया है, आतंकियों को जो है वहां पर सबक सिखाया है, जो कानून तोड़ेगा उसको कानून तोड़ेगा, ये जान लीजिए। तक के लिए स्थगित कर दिया है आदेश को। सर्वोच्च न्यायालय की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जो देश की स्थिति को संभाल रहा है। आज हमारा देश में अमन चैन कायम कर रहा है। ये सरकार शासन फेल हुआ है पूरी तरह से, इसकी जांच होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेरा सवाल फिर से पुनः आपके पास लौट कर वही आ रहा है कि अगर आपको न्यायालय पर इतना भरोसा है तो मत जाइए ना, डेलीगेशन क्यों पहुंच रहा है? किससे मिलना चाहते हैं आप लोग? मैं तो आपसे बार बार पूछ रही हूँ, किन लोगों से जाकर मिलना चाहते हैं आप लोग? या तो वहाँ शांतिपूर्वक सर्वे होने दीजिए, नहीं तो फिर वहाँ सनातन धर्म के लोग अपनी कार सेवा करेंगे। ये बात निश्चित है। या तो आप हमारे कोर्ट को मानिए या कार सेवा को मानिए। है जिसमें विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आप उंगली उठा रही हैं। अरे नेता प्रतिपक्ष जाकर करेंगे क्या? किनसे मिलना चाहते हैं? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि किन किन लोगों से मिलना चाहते हैं। क्या केवल उन दंगाइयों से मिलना चाहते हैं, या जिनकी जान चली गई उनसे मिलना चाहते हैं, या उन पुलिस अधिकारियों से भी मिलना चाहते हैं जिन्होंने अपने सर पर पत्थर खाए थे, उनसे भी मिलना चाहते हैं या नहीं? आदेश भारद्वाज जी आपके पास आ रही हूँ। तिवारी जी से तो मेरा सवाल का जवाब नहीं देते बना। आदेश भारद्वाज जी, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देश में जब कभी भी हिंदू और मुसलमान की बात आती है, कानूनी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब कानून के रास्ते कानून के दरवाजे से एक रास्ता निकल सकता है, तो इसमें ये पत्थर, गोली, भड़काऊ भाषण, इसका क्या काम? डेलीगेशन जा रहा है। न्यायपालिका पे हम सबको भरोसा है और न्यायपालिका ये देश को कहीं ना कहीं सही रास्ते पे ले जा सकती है। आज देश ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं बंटवारा करते हैं
और लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। हमने तो किताबों में पढ़ा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा जो। तो मजहब के बारे में तो ये लोगों ने बताया है, लेकिन आप मजहब के नाम पे कुछ लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यही करती आई है। मैं तो आपके चैनल के लाइन बोली हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो ये तो तय करना होगा ना। अगर हिंदुस्तान में हिंदू रह रहा है और वो अगर चाहता है हिंदुस्तान के असली अस्तित्व को जानना और वो कोर्ट के जरिए अगर जाता है तो रास्ता गलत है क्या? एक क्या हिंदू को अधिकार नहीं है जानने का कि उसकी किन किन मंदिरों पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया? यह अधिकार क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं है जानने का? हिंदुस्तान के लोगों को जानने का अधिकार है कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। हिंदुस्तानों को जानने का अधिकार है, जिस तरह से अभी आपने इन दोनों साथी जब ये बहस कर रहे थे तो इनके पीछे जो जलती आगे दिखाई थी वो कोरोना में कैसे लोग जले थे और कैसे मरे थे। अरे आप लोग कोरोना से लेकर पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, आप लोग कहाँ कहाँ अटक रहे हैं और कहाँ कहाँ भटक रहे हैं और किसको किसको खटक रहे हैं, ये खुद आपके नेता AK एंटनी साहब आप लोगों को एक रिपोर्ट के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। किस तरह से आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। पुलिस के बारे में कहा है, आज ही पुलिस की वर्किंग के बारे में किस तरह से कहा है, वो कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले जरा, या मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वेदभूषण जी एक सेकंड, जरा पुलिस की वर्किंग पे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूर्व ACP हैं वेदभूषण जी। अजय जी एक मिनट, जरा वेदभूषण जी का कमेंट लेंगे। संभल का मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है दंगों का। ये पहला दंगा नहीं है, तमाम सरकारें आई और गई, दंगे वहां पर हुए और किस वजह से हुए ये सभी लोगों को पता है। पुलिस की भूमिका पर बार-बार सवाल उठा रहा है विपक्ष। हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ। पहले दंगे होते थे वो पूरे होते थे हिंदू और मुस्लिम दंगे, इस बार ऐसा लग रहा है कि दंगा मुस्लिम बनाम पुलिस है। जिस तरह से पुलिस के खिलाफ तमाम सिस्टम खड़ा हो गया, अपोजिशन के लीडर्स खड़े हो गए, उससे लगता है कि शायद पुलिस से उनकी पर्सनल कोई रंजिश है। सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। जिस तरह से नकाब मुंह पर ढका हुआ था, यंगस्टर जो अरेस्ट हुए 25 साल से कम उम्र के बेरोजगार लड़के हैं, 800 बंदे, आप सोचिए 800 बंदों के खिलाफ तो FIR लिखी जा चुकी है हजारों की तादाद में 9:15 बजे। तो ये दंगे और सवाल ये भी है कि अगर ये बेरोजगारी की बात करते हैं तो इन बेरोजगारों को पत्थर ले जाकर दे कौन रहा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी खुलकर बोलने की जरूरत है। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, ये जरा ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जल्दी से चलते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश कीजिए प्लीज ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी का बड़ा बयान आया है और इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिव प्रेरणा यात्रा के कारण महायुति को बड़ी जीत हासिल हुई, बड़ी जीत मिली, क्योंकि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने शिव प्रेरणा यात्रा की और इस यात्रा के माध्यम से हिंदू जागा, घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र के लिए जिस तरह से जनता NRC में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, उसका एक ये बड़ा असर है जिससे हिंदुओं की एकजुटता के आधार ने महायुति की जीत प्रशस्त कर दी। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव का ये बड़ा बयान। और ये देखिए, ये शिव प्रेरणा यात्रा के दौरान जब डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी की उपस्थिति वहां थी, वो तमाम मंदिरों में भी गए और खास तौर से हिंदू बहुल इलाकों में पहुंचकर उन्होंने हिंदुओं को जगाया और इसका एक बड़ा असर रहा कि घुसपैठियों में भी डर पैदा हुआ। ये डर और सीधे तौर पर हिंदुओं की एकता, दोनों ने मिलकर कमाल किया और इस कमाल ने महायुति की सरकार यानी कमल को प्रचंड जीत यहां पर दिलाई। हमारे साथ इस वक्त मनीषा जोशी ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। मनीषा, ये बड़ी और अहम बात है, जब शिव प्रेरणा यात्रा जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी उस उद्देश्य में जीत हासिल हुई और ये खुद अब विनोद तावड़े जी भी स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके ने जो महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, उसे लेकर जो है डॉक्टर सुरेश चौहानके को जो है लगातार धमकियां भी मिली और इसके साथ ही जहां पर वो भाषण देते थे, सभाएं करते थे, वहां पर जो है लाउड स्पीकर मस्जिदों के जोर से बजाए जाते थे और उन्हें कई तरह से जो है प्रताड़ित भी किया गया है फोन कॉल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा कि आपको महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे, आपको शिव प्रेरणा यात्रा नहीं करने देंगे। लेकिन इसके बावजूद
मौजूद डॉक्टर सुरेश चौहान के ने जो है शिव प्रेरणा यात्रा निकाली और उसका एक बड़ा असर, क्योंकि वो बब्बर शेर हैं जो ऐसी गीदड़ भपकियों से डरते नहीं हैं, और यही वजह रही कि डर पैदा हुआ जब बब्बर शेर पहुंचता है महाराष्ट्र और वहां पर शिव प्रेरणा यात्रा से हिंदुओं को जगाया जाता है, तो महायुति की ये बड़ी जीत सामने आती है। विनोद तावड़े साहब क्या कुछ कहते हैं, आइए जरा उनके उस बयान को आपको सुना देते हैं। युवा प्रेरणा यात्रा जो डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने निकाली, उसका इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया लाभ हुआ। लोगों को अपना मन किस दिशा में ले जाना है इसकी स्पष्टता उनकी इस यात्रा से आई, ऐसा मैंने तो अनुभव। तो यात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि लोगों का मन किस तरफ जाना है, इसने सुनिश्चित किया। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। संभल पर चर्चा जारी रहेगी क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। कल डेलीगेशन जाने वाला है। अब डेलीगेशन पहुंच पाएगा या उसे रोक दिया जाएगा, और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उस हिसाब से क्या यहां पर भी जो सच अभी तक दबा हुआ है वो सच सामने उभर कर आएगा, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े आज की इस चर्चा में। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।